हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो सभी लोग अपने मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का जो 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेंस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, और आपको इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपने मेंस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ज्ञान भारतम मिशन। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान भारतम मिशन का, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में लिखना है। व्हाट इज ज्ञान भारतम मिशन। सेकंड क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएम धन धान्य कृषि योजना। एक्चुअली फ्रेंड्स ये पीएम धन धान्य कृषि योजना है, धन धान्य। ठीक है, यहाँ पे वाई होगा, सॉरी, धन धान्य कृषि योजना। कृषि, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसमें भी ये शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आपको एकदम अच्छे से इंट्रो के साथ फिर इसका कंटेंट और कंक्लूजन लिखना है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपको लिमिटेड वर्ड्स में इसको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ये भी अगेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का। इसको आपको अच्छे से पूरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हुए लिखना है। और आज का ऐसे टॉपिक, हाउ फार हैज़ द कैंपेन फॉर विमेन एम्पावरमेंट रियली एम्पावर्ड विमेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आप इस पर ऐसे लिखेंगे, मैं आपको इसके कुछ कंटेंट्स बताऊंगी कैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम लोग अपने मेन से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, तो अब ज्ञान भारतम मिशन ये एक्चुअली है क्या। इसके अंतर्गत अब क्या करें, ये हाई क्वालिटी होलिस्टिक एजुकेशन इम्पार्ट करने की गवर्नमेंट की एक पहल है। इसके आप इसेंशियल फीचर्स को पहले लिख दीजिए, एक दो लाइन का पहले आप इंट्रो लिख दीजिए। और जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने तो इंट्रो बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली 2 लाइन्स में इंट्रो लिखिए बस। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे इसका मेन मकसद है होलिस्टिक एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, होलिस्टिक एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, आप इस पॉइंट को लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस को अचीव करना। सिमिलरली एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि स्कॉलरशिप्स या फाइनेंशियल एड देना बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो एक एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेसिबिलिटी, आप इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, जो इसका एक ये भी मकसद है कि फ्यूचर लीडर्स को डेवलप करना, ग्लोबल सिटीजन्स के कॉन्सेप्ट को ये बेयर करता है। तो डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, इस पॉइंट को आप मेंशन करिएगा अपने आंसर में। और उसके बाद प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियन कल्चर। ठीक है, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, इस तरह से आप लिख के अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। और हर एक पॉइंट के साथ आप एक दो लाइन आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे अपने आंसर में, और लास्ट में फिर इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है इंडियन लिटरेसी के तरफ, और इससे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो आप इस तरह से अपने पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड कर देंगे। लिमिटेड आपको वर्ड्स में अपने आंसर को लिखना है। जब भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबा ना लिखें, वो आपका समय को भी किल करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, इसके अंतर्गत आपको ना बेनिफिट्स लिखना है। जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये एक मल्टीपल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप जब इसको लिखेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत ये मल्टीपल स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। तो आप इसके अंतर्गत जो पॉलिसीज़ का जो नाम लिखेंगे, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अब आप इसके बारे में लिख दीजिए। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये एनुअल देना है किसानों को, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार के। तो पीएम किसान सम्मान निधि,
ठीक, इस योजना के बारे में आप लिख दीजिए। सेकेंड पॉइंट, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लिखिए कि इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप फेलियर ये इंश्योर करता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप इसको लिखिए। ठीक है, इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सस्ता लोन देना किसानों को खेती करने के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आप इसके बारे में लिखिए। ठीक, उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके बारे में आप लिखिए। और इन सारे पॉइंट्स को आपको इलेबरेट करना है, बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना है, लेकिन 2-3 लाइन में आपको सारे पॉइंट्स को टच करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इनके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, एफिशिएंट फार्मिंग की तरफ ये पहल है, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक, एडवांस इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सब इसमें मेंशन कर दीजिए। तो ये आप पीएम धन धान्य कृषि योजना पे एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में 1-2 लाइन से आप कंक्लूड कर दीजिए अपने आंसर को, ताकि एक कंप्लीट शॉर्ट आंसर भी आपका कंप्लीट लगना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। देखिए ये इसका आपको बहुत अच्छे से आप इसको लिखेंगे। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको देखिए अपने आंसर में आप कितने अच्छे से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 38 मार्क्स का, तो पूरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हुए आप लिखना है। अब क्रिटिकली आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों को आप लिखेंगे। तो इंडियन नेशनलिज्म के एवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, तो आप उसी समय के परिदृश्य को लिखेंगे, ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, और टू द पॉइंट और टू द टॉपिक ही आपको होना है। ज़्यादा इधर उधर भटकाव के साथ आप आंसर लिखेंगे, वो उससे आपके मार्क्स कटेंगे। तो इंडियन नेशनलिज्म, एक तो पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रो लिख दीजिए। इंडियन नेशनलिज्म ने कैसे मदद की बाद में फ्रीडम स्ट्रगल में और भारत देश को आज़ाद कराने में, तो एक हाई स्पिरिटेड कॉन्शसनेस था ये उस दौर का। उसके बाद जब आप बॉडी लिखेंगे तो पूरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करिएगा, चूँकि आपको क्रिटिकली बोला है एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन में। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म को, तो आप पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख दीजिए। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, अब देखिए कुछ तो यूनिफाइंग फैक्टर्स थे, आप उनका जिक्र करेंगे। अंग्रेज़ों ने अनइंटेंशनली ही अपने मकसद के लिए ही लेकिन कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने यूनिफाइंग फैक्टर्स का रोल अदा किया। जैसे क्या क्या था, जैसे मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, कॉमन लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल लॉज, ठीक, यूनिफाइड मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब यूनिफाइंग फैक्टर्स रहे उनके समय में, और 19th सेंचुरी में इसने भी नेशनलिज्म को हवा दी। सेकेंड पॉइंट, आपके फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इन 1885, ये भी 19th सेंचुरी की, लेट 19th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट घटना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन इन इंडियन 1885, जिसके तहत एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप अपने विचारों को, आप अपने आइडियाज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख सकें, कंसर्न्स को। ठीक, तो ये भी एक, और बाद में आप इसको भी डिस्क्राइब कर दीजिए इस पॉइंट को भी। फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो फेज़ 1 में मॉडरेट्स का दबदबा देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडरेट्स भी चूँकि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथडोलॉजी के तहत अपनी बातों को रखते हैं। फेज़ 2 में फिर एक्सट्रीमिस्ट हावी होते हैं, आपको इसका भी जिक्र करना है अपने आंसर में। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उसके सारे डायमेंशंस को आपको टच करना है, तो ये पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हो गई। उसके बाद आप लिखिए स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो चला था, उसने भी नेशनलिज्म को हवा दिया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला इंसिडेंट आप मेंशन कीजिए। ठीक है, ये 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप इसका जिक्र करिए अपने आंसर में। कितना हॉलिस्टिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप आंसर राइटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी का एक रिफ्लेक्शन होता है कि आप कितने दूर तक चीज़ों को कनेक्ट करके भी लिख पाते हैं। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट 1905 का जिक्र करिए। ठीक है, उससे भी नेशनलिज्म को काफ़ी हवा मिली थी। उसके बाद 4th पॉइंट में आप गांधीयन फेज का की जिक्र करिए। एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इन 1915, आप अपने आंसर में इस तरह से लिखिए। ठीक है, एंट्री ऑफ गांधी जी इन 1915,
और उसके साथ जो गांधी जी के नेतृत्व में जो जो मूवमेंट चलाए गए आप उसका जिक्र कर दीजिए, जैसे नॉन कॉपरेशन का जिक्र कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सिविल डिसोबीडियंस का जिक्र कर दीजिए, सॉल्ट सत्याग्रह। उसके बाद आप क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको सब और सारे पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करते चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आप सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद आपने जब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखा तो कुछ आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी लिखिए, ठीक है। जैसे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या थे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके ये रहे कि प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिविटी रही। आप नेशनलिज्म में आप एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं कि जगह जगह जो रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे वो भी एक वजह थी। चूँकि लेट 19th सेंचुरी का मिल रहा है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो इतना 4-5 पॉइंट्स आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिख के अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपका अच्छा कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट्स की आप ज़रा सा बात कर लीजिए। क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे नेशनलिज्म की ग्रोथ में। तो एक तो थी प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिविटी, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ थे या जो दलित थे उनको लेके जो बी आर अम्बेडकर लगातार उनका कंसर्न था कि वो मेन स्ट्रीम से छूट जाएंगे, तो एक प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिविटी आ रही थी, आप उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद कम्युनल चैलेंजेस भी था देश के सामने उस दौर में, ठीक है, जो कि बार बार मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड कर रहे थे, जो फाइनली 2 नेशन थ्योरी से मटेरियलाइज हुआ। आप इसका भी जिक्र करिएगा, ठीक। उसके बाद क्लास एंड कास्ट कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी हावी था, क्लास एंड कास्ट कन्फ्लिक्ट आप इसका भी जिक्र करिए, ठीक। और उसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट्स और क्या क्या था, तो आप जिक्र कर सकते हैं कि इंडियन मासेस में तब बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, ठीक। उस समय भी बहुत सुपरस्टिशंस में लोग विश्वास करते थे, तो साइंटिफिक लर्निंग की कमी थी, इसको आप लिखिए। कोई चीज़ उनको साइंटिफिकली कन्विंस करना में बहुत परेशानी होती थी, लैक ऑफ साइंटिफिक लर्निंग, ठीक। तो ये सारे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे और सबको आप एक्सप्लोर करेंगे हर एक पॉइंट को। प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिविटी में फ्रेंड्स आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके द्वारा जो सोसाइटीज़ का गठन हुआ, ठीक है, और वो सब का आप जिक्र करेंगे, ठीक। कम्युनल चैलेंजेस के बारे में आप अच्छे से लिखेंगे। 3rd पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और 4th पॉइंट को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका एक होलिस्टिक आंसर तैयार होगा और उसके बाद आप अपना कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंक्लूड करेंगे कि नेशनलिज्म लेट 19th सेंचुरी नेशनलिज्म में भले ही कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे लेकिन फाइनली इसने मजबूती दिलाई भारत को आज़ाद करने में और मास इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब इसमें फाइनली इन्वॉल्व हुए और भारत को कॉलोनियल इंपीरियलिज्म से मुक्ति दिलाई गई। आप एक पॉजिटिव नोट पे इसको कंक्लूड कर देंगे, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उल्लास क्या है अब मैं इसको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे उल्लास। पहले तो उल्लास का फुल फॉर्म जानिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास का फुल फॉर्म है और इसका मतलब है नव भारत साक्षरता अभियान। अच्छा, चूँकि अब आप इसका एक 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख लीजिए कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका एम्बिशन है कंट्री को फुल्ली लिटरेट करना, ठीक है। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका मकसद है कंट्री को फुल्ली लिटरेट करना, ठीक है। आप इस तरह से इंट्रो दीजिए इसका, उसके बाद आप बॉडी में लिखिए, चूँकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखिए कि इसका मकसद क्या है इस योजना का, ठीक है दोस्तों।
तो ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखेंगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की नींव रखना इसका मकसद है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लिखिए क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को समझाना। अब क्रिटिकल लाइफ स्किल्स किन किन क्षेत्रों में, जैसे कि हेल्थ केयर में, लीगल राइट्स में क्रिटिकल लाइफ स्किल इम्पार्ट करना। उसके बाद और क्या इसका मकसद है, तो क्रिएटिंग ए लर्निंग सोसाइटी, अच्छी बात है, आप इसको अपने पॉइंट में लिखिए कि क्रिएटिंग ए लर्निंग सोसाइटी भी इसका मकसद है। एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं इससे हवा मिलती है, तो आप लिखेंगे एम्पावरमेंट भी इसका एक मुख्य मुद्दा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे और बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट आप ना बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके समय को भी, टाइम मैनेजमेंट भी आपको इसके साथ ही करना है। आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कि चूंकि एक मैसिव वॉलंटियर ड्रिवन लिटरेसी मूवमेंट है ये, ठीक है, जिसका मकसद है लिटरेसी को इरेडिकेट करना अपने नागरिकों के बीच में जो कि 15 साल एंड अबव के हैं, ठीक है। तो ये एक वॉलंटियर ड्रिवन लिटरेसी प्रोग्राम है जो लिटरेसी एजुकेशन का एम रखती है। इस तरह से आप पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर दीजिए, ठीक। शॉर्ट आंसर भी आप ऐसा लिखें कि आपका आंसर कंप्लीट लगे देखने में। ओके, अब नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ओके, देखिए पहले तो जब आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म आपको आप लिखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ कि इसको आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, सबसे पहले एक इंट्रो दीजिए, उसमें मॉडर्न टाइम पीरियड का जिक्र करिए, ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड का यानी मॉडर्न रूल का, वो कब से कब तक था, तो वो आपका था करीब 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक, आप इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आप एक दो तीन लाइन में इंट्रोडक्शन आपने लिखा और उसके बाद आप आंसर के बॉडी पर आइए, ठीक। आंसर के बॉडी पे आप आइए, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में लिखिए कि क्रिएटिविटी जीनियस थी और उस समय का एक स्पिरिचुअल मीडियम भी था एम्पायर को यूनिफाई करने का। इस तरह से आप बॉडी लिखा आपने, फिर उसको फीचर्स पे आप आ जाइए। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर और बुद्धिज्म को कनेक्ट करते हुए आपको अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। तो आप फीचर्स पाएंगे तो क्या क्या मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, तो आप लिखिए, सबसे पहले पिलर्स लिखिए या स्तंभ्स, ठीक। पिलर्स में आप जिक्र करिए आर्किटेक्चरल डिजाइंस का। पिलर्स कैसे होते थे, तो मोनोलिथिक होते थे, है ना, सैंडस्टोन से बने हुए पिलर्स होते थे, आप ये लिखिए। उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइंस की आप यहाँ पे बात करिए, पिलर्स के आर्किटेक्चरल डिजाइंस कैसे होते थे, ठीक, उसमें क्या क्या होता था, तो आप लिखिए उसमें कि इट कंसिस्टेड ऑफ शाफ्ट, कैपिटल, एबैकस, ठीक है, क्राउनिंग स्कल्पचर, है ना, आप इस तरह से लिखिए, आर्किटेक्चरल डिजाइंस लिखिए। उसके बाद सिंबॉलिज्म एंड पर्पस वो क्या सॉल्व करते थे, आप ये लिखिए। इसके अंदर पिलर्स आपने लिखा, आप उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स बना लीजिए, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सिंबॉलिज्म एंड पर्पस क्या होता था, तो पर्पस ये होता था कि ये अशोक अपने धम्म को प्रमोट करने के लिए जहाँ जहाँ से यात्री गुजरते थे वहाँ वहाँ पे उन्होंने पिलर बनवाया था, है ना। मेनली तो अशोक ने ही बुद्धिज्म को प्रमोट करने का काम किया था मौर्य रूल्स में। तो अशोक ने जहाँ जहाँ से यात्री अधिकतर गुजरते थे वहाँ वहाँ उन्होंने पिलर बनवाने का काम किया था। तो सिंबॉलिज्म क्या था और पर्पस क्या था, सिंबॉलिज्म और पर्पस इन पिलर्स बनाने का था, तो आप लिखेंगे कि अशोक धम्म प्रोपोगेशन, ठीक है फ्रेंड्स, अशोक धम्म प्रोपोगेशन का ये मकसद था। चलिए, पिलर्स की आपने बात कर ली, अब सारे पॉइंट्स को आप तीन चार लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 का कवरेज क्या रहेगा, स्तूप्स की आप बात करेंगे, ठीक है। स्तूप्स में आप बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे, कैसे हेमिस्फेरिकल डूम्स हुआ करता था, ठीक है, मॉडर्न स्तूप्स में। तो उसके आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, हेमिस्फेरिकल डूम्स, ठीक है। उसके बाद वेदिका, डिफरेंट जो कंपोनेंट स्तूप्स के होते थे, यस्ती, छत्री, ठीक, ये सब। और अगर आप ड्राइंग बना सकें इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर फिगर बना सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो बहुत ही सोने में सुहागा वाली बात है, ठीक ना।
अगर आप इस तरह से बना सके प्रदक्षिणा वगैरह के साथ तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो स्तूप्स का आप बेसिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल द ग्रेट स्तूप एट सांची, एग्जाम्पल भी बता दीजिए कि किस तरह ये स्तूप्स कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कुछ फेमस स्तूप्स का नाम लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखिए रॉक कट केव्स या रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक, तो रॉक कट आर्किटेक्चर में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे केव्स का भी निर्माण हुआ था। उसमें आप जिक्र करिए लोमस ऋषि केव्स, है ना, सुदामा केव्स। ठीक है, और ये केव्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये बराबर और नागार्जुनी हिल्स में, आप इनका जिक्र करिए। ठीक, और ये आजीवक सेक्ट को, ये केव्स आजीवक सेक्ट को ये केव्स फाइनली इनको डोनेट किया गया था। लेकिन ये जो इन केव्स का पर्पस क्या होता था कि इनका पर्पस था बुद्धिस्ट विहार एंड चैत्य के रूप में इनको यूज़ करना। ठीक ना, इनको इन केव्स को बुद्धिस्ट, जहाँ पे बुद्ध रहते थे मतलब बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे, उनको बुद्धिस्ट विहार्स कहता था, और चैत्य उनका प्रेयर हॉल्स हुआ करता था। तो इन केव्स को और ख़राब वर्स्ट जो क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए भी, हिंसक जीव जंतुओं से बचने के लिए भी, चूँकि ये मंक्स जंगल और पहाड़ पर्वत पे घूमते रहते थे, तो इनसे बचाव के लिए भी इन केव्स का यूज होता था। तो इनका पर्पस था मेनली बुद्धिस्ट विहार्स एंड चैत्स के रूप में इन केव्स का यूज़ करना। ठीक, इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप कंक्लूड कर देंगे। आप कंक्लूड करेंगे कि ये स्पिरिचुअल आइडिया के थ्रू पूरे एम्पायर को यूनिफाई करने की कोशिश थी। बुद्धिज़्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इसलिए कनेक्ट करके मॉडर्न रूलर्स ने एक नई मिसाल कायम की। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये आपके 5 मेंस के क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से लिखेंगे, बहुत सुंदर से अपने शब्दों को पिरो के आप लिखेंगे अपने आंसर को। और अब ऐसे टॉपिक थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे का टॉपिक क्या है, हाउ फार हैज़ द कैंपेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट रियली एम्पावर्ड वुमेन। इसके आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं वो, ठीक, और प्रेजेंट कंटेक्स्ट अभी की दुनिया में क्या हो रहा है, आप सबको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि फ़ीमेल लिटरेसी बढ़ी है पहले से, है ना, फीमेल लिटरेसी पे आप बात करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि फीमेल का जॉब एनरोलमेंट भी बढ़ा है। ठीक है, स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़ा है पहले की तुलना में। ठीक, सॉरी कहाँ गया, हाँ, तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में इन सारी चीज़ों को लिखेंगे कि उनका जॉब एनरोलमेंट बढ़ा है, स्कूल एनरोलमेंट मिला है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हायर एजुकेशन में भी फीमेल्स आ रही हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस तरह से आप लिखेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या लिखेंगे, आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे कि अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी फीमेल क्राइम्स और सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस बहुत ज़्यादा है। उनके एम्पावरमेंट के साथ साथ ये सब चीज़ें भी, उनकी अभी भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या लिया है। आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाया। ठीक है, उनके हायर एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए, और भी बहुत सारे स्कीम्स कुछ स्टेट गवर्नमेंट से भी चलाए, लेकिन चूँकि ऐसे में आप गवर्नमेंट के फोरम पे बात कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के लेवल पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाया। फिर विमेन को रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का प्रावधान है ना, गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर इंस्टीट्यूशंस में।
आप ये जिक्र करेंगे, ठीक है। उनको मैटरनिटी बेनिफिट देना है, आप इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। ये तो चूँकि मैटरनिटी बेनिफिट हमारे डीपीएसपी में भी है। उसके बाद हम लोग और क्या क्या बात कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वल वेजेस यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये दिया गया है, ठीक है। अगर उसके मेल काउंटर पार्ट्स को उसी काम के लिए जितना पैसा मिलता है तो महिला को भी उतना ही मिलेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा और जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, आप वो सब लिखेंगे, ठीक। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट लिखेंगे। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप जो लेटेस्ट फिगर्स है उसको इंक्लूड करिए। जब आप अपने ऐसे में प्रेजेंट कंटेक्स्ट का हवाला दे रहे हैं तो अभी प्रेजेंट क्या इसके डाटा और फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसका आप जिक्र करिए। जैसे अभी वायलेंस अगेंस्ट वेमेन कितना हो रहा है, अभी हायर एजुकेशन में महिलाएं कितना एनरोल हुई हैं, अगर आप इस पर कुछ डाटा एंड फैक्ट्स दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिखेंगे, ठीक। फिर अभी नारी शक्ति वंदन योजना भी चलाया गया था ताकि पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, ठीक है। नारी शक्ति वंदन योजना, आप इसका भी जिक्र करिए उनका, ताकि रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ सके एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। नारी शक्ति वंदन योजना, ठीक है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट की आप बात कर ली, इसमें कुछ डाटा एंड फैक्ट्स डाले, अब उसके बाद आप कंक्लूड करिए अपने ऐसे को, ठीक है, कि पहले की तुलना में सुधार मने इट इज़ ऑन ए पाथ ऑफ प्रोग्रेस दो देयर आर सेवरल चैलेंजेस, ठीक है। लेकिन इसको बहुत टैक्टफुली कन्फ्रंट करते हुए हमारा समाज विकास की तरफ बढ़ रहा है और महिलाएं एम्पावर्ड हो रही हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको 5 मेंस का क्वेश्चन बताया और एक इससे बताया जो आप लिखेंगे और लिख के भेजेंगे t.me टॉपर फाउंडेशन क्लासेस। आप आंसर प्रैक्टिस ज़रूर करिए फ्रेंड्स, आंसर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पे आप लिख के भेज दीजिए। चलिए, सी यू सबको, सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, कीप लर्निंग, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग, तब तक आप इसको लिख के और टेलीग्राम पे भेजेंगे, ठीक। चलिए, बाय बाय एवरीवन।